हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो इन्हीं आशा के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर को, जो चैप्टर नंबर 7 है, ये इंटीग्रल कैलकुलस। तो कैलकुलस का इंटीग्रल चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसको इंट्रोडक्शन को इसका ज़रा देखते हैं हम लोग। एक्चुअली क्या है कि इंटीग्रल्स है क्या कि इट इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप लोग डिफरेंशिएशन से तो भली भांति परिचित हैं, और डिफरेंशिएशन बहुत तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। तो उसी का इन्वर्स प्रोसेस है ये हमारा इंटीग्रल्स, ठीक है। इसको दूसरे तरह से डिफाइन आपका बुक में भी दिया है कि मोटिवेटेड बाय प्रॉब्लम्स ऑफ डिफाइनिंग एंड कैलकुलेटेड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ एफ एक्स। मैंने कोई भी बाउंडेड एरिया का, रीजन का हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसको। तो कैलकुलेशन में ये हमारा मदद करता है, और उसके मेथड से हम लोग इंटीग्रल के मेथड से समेशन भी निकाल सकते हैं। और निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि इन्वर्स है डिफरेंशिएशन का। क्लियर है। तो जैसे हम लोग मान लीजिए आपको दिया हो साइन एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स सपोज कीजिए दिया है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसी का अगर इन्वर्स हम करेंगे तो इन्वर्स प्रोसेस जब करेंगे तो इसको इंटीग्रेशन साइन से हम लोग इंडिकेट करते हैं। इंटीग्रेशन को इसी साइन से डिनोट करते हैं, इसको ऑपरेटर भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन साइन है। तो cos x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको अगेन वापस मिल जाएगा जो डेरिवेटिव हमारा ये sin x का, तो ये sin x मिल जाएगा। प्लस साथ में एक हम लोग कांस्टेंट भी लगाते हैं इसमें, ठीक है। अब ये कांस्टेंट को हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। इस कांस्टेंट के बारे में थोड़ा और सा हम लोग बात करेंगे बाद में, समझते हैं इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, जनरलाइज फार्मूला फॉर इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे जीएक्स फंक्शन का, ठीक है, जीएक्स को डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको मिलता है फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। देन यदि हम एफ एक्स को इंटीग्रेशन करेंगे, एफ एक्स को यदि इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको क्या मिलता है, अगेन हमको मिल जाएगा जी एक्स प्लस सी। सी क्या है, वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्लियर है। अब इसमें देखिए हम लोग किसको क्या क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए इसको। ये हमको इसको इंटीग्रेशन साइन है, ये आप इंटीग्रेशन साइन या ऑपरेटर इसको कह सकते हैं। ऑपरेटर एफ एक्स को क्या हम लोग कहते हैं, इसको इंटीग्रांड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इंटीग्रांड, इंटीग्रेंड कहते हैं इसको। और ये dx क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल्स का, इसको कहते हैं वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा नीचे ले आकर लिख देते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं इसको। क्लियर है। इसको हम लोग इंटीग्रेशन साइन है, ये इंटीग्रेशन साइन। इस एफ एक्स को क्या हम लोग कहते हैं, इंटीग्रेंट कहते हैं। और ये डी एक्स में एक डी एक्स, इस यहाँ पे एक्स को क्या कहेंगे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन।
अब ये जो हमको फाइनली मिलता है, ये क्या मिलता है हमको, ये जो मिलता है इसको हम लोग इंटेग्रल्स कहते हैं, या प्रिमिटिव भी आप कह सकते हैं, प्रिमिटिव या इंटेग्रल्स कहिए, या इसका और भी नाम हम लोग एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं। क्योंकि डेरिवेटिव किसको कहते हैं, डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को डेरिवेटिव कहते हैं, तो इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव्स। तो इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो इस dx को हम लोग 3 नामों से जानते हैं। आपको अलग अलग जगह पे कई बार आपको कभी कहेगा कि फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ गिवन फंक्शन, तो प्रिमिटिव कह रहा है, इसका मतलब है आपको इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। या एंटी डेरिवेटिव कहे तो भी आप समझ लीजिए कि इंटीग्रल से ही निकालना है, ठीक है। और c क्या है हमारा, c हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्लियर है। या इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप कह सकते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो है ही, इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि इंटीग्रल्स में और एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को चीज़ों को थोड़ा समझे हैं, और बाकी आगे हमको जैसे जैसे प्रयोग में आएगा हम लोग सीखते जाएंगे। थोड़ा सा भी इसका हम लोग सी पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि ये सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का ज़रूरत हमको क्यों पड़ता है, क्यों आया इसका काम, ज़रूरत आया। अब हम लोग कांस्टेंट सी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चों। कांस्टेंट सी जो है, ये ऐसा समझिए कि जैसे dx² डिवाइडेड बाई dx² मतलब हम लोग जब डेरिवेटिव निकालते हैं x² का तो क्या आता है हमारा, 2x आता है, ठीक है। अब इसी का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन जब हम लोग इसका करेंगे, मतलब एंटी डेरिवेटिव जब करेंगे इसका, तो क्या हमको मिलता है, ये 2x को करना है तो 2 कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर करते हैं, और x dx, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएट आएगा, इसका इंटीग्रेशन जो आता है वो क्या होता है, फार्मूला हमारे पास है कि इंटीग्रेशन x dx x टू द पावर n dx इक्वल टू हमारे पास होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो हम लोग x dx मैंने यहाँ पर 2x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर देते हैं, और x dx इक्वल टू क्या होगा, तो हम देखें कि जब x का पावर यहाँ क्या है 1 है, तो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन का फार्मूला है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और प्लस हम कांस्टेंट c देते हैं। तो उस हिसाब से देखिए तो इसको क्या बनेगा, ये 2 इंटू x टू द पावर कितना 1+1 अर्थात 2 डिवाइडेड बाई 1+1 अर्थात 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, ठीक है। और प्लस क्या होगा, एक कांस्टेंट c होगा जिसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो हमको क्या बनेगा x² प्लस c। तो देखिए हमको x² को डिफ्रेंशिएट किए थे, तो इसका डेरिवेटिव जो आया, उस डेरिवेटिव को जब हम एंटी डेरिवेटिव किए अर्थात इंटीग्रेशन किए, तो हमको इंटीग्रेशन जब इसका किए तो अगेन हमको फिर वही फंक्शन मिल जाता है x²। तो x²
लेकिन साथ में एक मिलता है कांस्टेंट। ठीक है, अब इस कांस्टेंट के मीनिंग को थोड़ा और हम लोग देखते हैं, समझते हैं इसको। सपोज कीजिए कि हमको डिफ्रेंशिएट करना हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। ठीक है, तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ये हम लोग जानते हैं कि 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अर्थात डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो इस dx को जब हम 2dx, अब यहाँ पर 2x जो बचा, इस 2x को जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, अगेन हमको यही मिलेगा जो अभी 2x को किए थे। तो हमारा अगेन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। तो अब c का देखिए यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है, 0 1 था, यहाँ डेरिवेटिव हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो भी हमको यहाँ 0 मिल रहा है। अगर हम इसको 2 कर दें, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दें और इसका डेरिवेटिव निकालें, तो उस कंडीशन में भी हमको क्या मिलेगा 2x प्लस 2 कांस्टेंट है इसलिए 0। तो यहाँ भी हमको वही 0 मिल रहा है, जबकि यहाँ पे हर बार चेंज हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ये कांस्टेंट है, जो ये कांस्टेंट है हमारा c, ये c का वैल्यू क्या है, इनडिफिनिट है, अनिश्चित है। कभी हमारा 1 है, कभी 2 है, कभी 3 होगा, इस तरह से ये चेंज करता रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए n हो, तो उस कंडीशन में इसी तरह से जब हम करेंगे तो हमको आगे मिलेगा 2x प्लस यहाँ भी 0। तो इस तरह से हमको यहाँ पर भी मिलेगा x टू पावर 2x dx का वैल्यू हमको, और 0 का यहाँ पर क्या मिल जाएगा c। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो c का वैल्यू होता है वो क्या है, कभी 1 मिल रहा है, कभी 2, कभी 3, कभी 4। हम चाहे एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी हम जोड़ लें, रख दें, सभी में हमको एक ही मिल रहा है एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि ये c का बहुत सारा वैल्यू पॉसिबल है, यानी इनडिफिनिट है, अनिश्चित है। ये क्या क्या वैल्यू हो सकता है वो हम भी नहीं जानते, हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर c है तो इस c का वैल्यू यहाँ n आया है, यहाँ c है जब 2 था तो 2 यहाँ c का वैल्यू था, c यहाँ जब है तो यहाँ 1 है। तो एक अनुमान हम लोग को अंदाज कर सकते हैं सिर्फ, इसके सिवा हम लोग को ज़्यादा नहीं बता सकते। तो ये c का हमारा, इसीलिए इस इंटीग्रेशन को इनडिफिनिट इंटीग्रेशन भी कहा गया। ये जो हम लोग निकाल रहे हैं इसको क्या कहेगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन भी इसीलिए हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो ये c का मतलब आप लोग अब समझ गए होंगे कि c का बहुत ही मायने है, बहुत ही मीनिंग है उसका, इसलिए c को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। c हमको लिखना है हर बार, और c का ये वैल्यू जो है वो अन में अज्ञात रहता है, वो उसके बारे में हम लोग नहीं समझ सकते। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में क्या देखते हैं कि इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है जो ये है, और एक होता है जो डिफिनिट कहते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे c हमको नहीं ज्ञात रहता है सभी, माने ये लिमिट इसका निश्चित होता है। जैसे हम कह दें कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स डी एक्स है, ठीक है, और इस एक्स डी एक्स का वैल्यू यदि हम कह दें कि 1 to 2 है, ठीक है, 1 से लेकर 2 के बीच में रखना है, तो इस कंडीशन में हमारा एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, और वैल्यू हम बैठाएंगे 1 से लेकर 2 तक, तो क्या बैठाएंगे
ये इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। तो देखिए अपर लिमिट में x का वैल्यू यदि हम 2 बैठाएंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट हम बैठाएंगे 1, x का वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो हमको क्या मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अर्थात 3 मिलेगा। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हमको 3 मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे चूंकि निश्चित होता है इसलिए हम लोग इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए कि इंटीग्रेशन जो है दो तरह का है और दोनों तरह में एक इंडेफिनिट होता है और एक डिफिनिट होता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग को एक्सरसाइज 5, 6, 7 ऐसे तक शायद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का में मिलेगा। 7.1 से लेकर 7.6, 7 तक शायद चैप्टर में आपको मिलेगा इंडेफिनिट, और उसके बाद हमको फिर मिलता है डेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट। तो अभी हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो इंडेफिनिट का ही पहले पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट। अब हम लोग जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए मान लीजिए ये हमारा y एक्सिस हुआ और इसको रख लीजिए x एक्सिस हुआ, ये एक हुआ हमारा x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग निकालते हैं। सपोज कीजिए इसका कर्व होता है y इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है x स्क्वायर। ठीक है, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y हमारा चूंकि यहाँ पे y बराबर फंक्शन f(x) और इसका अगर इंटीग्रेशन हम करेंगे 2x dx का तो हमको x स्क्वायर प्लस c मिलता है। तो y इक्वल टू यदि एक्स स्क्वायर आए तो हम इसका रिप्रेजेंट कर्व का ग्राफ इस तरह से खींचेंगे, y का वैल्यू हमारा कहाँ जा रहा है एक्स स्क्वायर पे मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम लोग कहें तो बढ़ाते जाइए थोड़ा। अब यहाँ पे y इक्वल टू कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मिलेगा। ये अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो उसका कर्व हमारा इस तरह से बनेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे यदि मिल रहा है y पे तो 1 हम ऐड किए हैं तो थोड़ा ऊपर जाएगा। इसी तरह से थोड़ा सा और अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिल जाएगा। इसी तरह से बढ़ाते जाइए तो 3 मिलेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया। तो 100 हम लोग आगे इसी तरह से कर बढ़ते जाता है। बात क्लियर है कि y का वैल्यू जब एक्स स्क्वायर था तो हमारा यहाँ पे ग्राफ मिल रहा था y पे कर्व का, और जब y का एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब y का वैल्यू जब एक्स स्क्वायर से थोड़ा अधिक हुआ 1 अधिक हुआ तो थोड़ा ऊपर गया, 2 अधिक होगा और थोड़ा ऊपर जाएगा, 3 अधिक अगर होगा तो और ऊपर जाएगा। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब यदि y स्क्वायर का वैल्यू हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लें तो उस कंडीशन में ये नीचे की ओर जाएगा, ऐसे आएगा। तो y का वैल्यू हमको यहाँ पर क्या मिल गया, हाँ ये ठीक है, y का वैल्यू हमको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ y कहाँ पे मिल रहा है, ये नीचे का y का वैल्यू माइनस होता है और ऊपर में क्या होता है हमारा प्लस। ये मान लीजिए प्लस होता है और ये माइनस होता है क्वाड्रेंट में। तो अगर हम जब वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो एक्स से नीचे 1 मिलता है तो हमको यहाँ पे मिल जा रहा है। इसी तरह से अगर और हम नीचे आए थोड़ा सा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ये अगर आइए तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 100 बहुत सारा हमको ग्राफ मिलेगा।
ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ हमको मिलता है देखने को। तो ये मल्टीपल, इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे हमको मल्टीपल ग्राफ बनता है, मल्टीपल ग्राफ बनता है, ग्राफ में मल्टीपल ग्राफ हमको यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और सभी ग्राफ जो है क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, मतलब एक ही कंडीशन में देखिए तो एक जैसा ही सब लगभग ऊपर और नीचे की ओर है, तो ये पैरेलल है। तो ऑल आर पैरेलल टू किसके, एक्स एक्सिस, ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से सब क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, और सभी क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। तो इस तरह से पैरेलल ग्राफ का जो एक ये समूह बना, इसी समूह को या इसी को हम लोग कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व। इसको क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ कर्व। स्टार्ट। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को एक तरह का जब पैरेलल ग्राफ मिलता है, ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से सभी पैरेलल है। तो इस तरह का अगर ढेर सारा ग्राफ मैंने हमको अगर पैरेलल मिले, तो इस तरह के ग्राफ के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। इफ वी हैव सो मेनी नंबर्स ऑफ पैरेलल ग्राफ्स देन दे आर कॉल्ड फैमिली ऑफ कर्व। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, फैमिली ऑफ कर्व क्या चीज़ है, उसका एक तरह से डिफिनेशन भी आप ये लिख सकते हैं। तो ये हम लोग इसको फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। क्लियर है। अब हम लोग अब कुछ फार्मूला, इसका जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, अब उस पर चर्चा करते हैं। और फार्मूला को हम एक बार लिखते हैं, आप लोग थोड़ा नोट भी कर लीजिए इसको, और नेक्स्ट डे के लिए फार्मूला को याद कर लेना है, रिवीजन करके रखिएगा, तो आगे का मैथ सॉल्व करने में सुविधा होगा, मदद मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अब हम लोग सब इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है। और चूँकि आगे का एग्जाम्पल एक्सरसाइज को बनाने में इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो ऐसा समझ लीजिए इसको कि जितना भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन पहले कर चुके हैं, वही सब डेरिवेटिव्स में जितना फार्मूला है सब उसी डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला है। और इसी का अपोजिट होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि इट इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रेशन हमारा क्या है, डिफ्रेंशिएशन का ही उल्टा है, इन्वर्स है। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला याद है तो उसी को उल्टा कर दीजिए तो सारा हमको इंटीग्रेशन का फार्मूला मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक एक करके एक बार हम लिख भी दिए हैं, नोट भी चाहिए तो कर लीजिएगा, और इसको रिवीजन जरूरी है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला देखिए, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई x n+1 हो, इसका यदि हमको डेरिवेटिव्स निकालना हो तो क्या निकलेगा, इसका डेरिवेटिव होता है x टू द पावर n। जो फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं उसी फार्मूला के आधार पर हुआ है ये। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि dx टू द पावर n बाई dx इक्वल टू क्या हम जानते हैं कि x पावर n इंटू एक्स पावर n-1। इसी फार्मूले पे आप इसको सॉल्व तोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका n के जगह पे हमारा क्या है, n+1 है। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx टू द पावर n+1 और डिवाइडेड बाई हमको n+1 है। ठीक है, तो हमको dx भी रहेगा। ठीक है, तो देखिए x टू द पावर n के हिसाब से अगर हम इसको करेंगे तो पहले n मतलब n के जगह पे क्या आएगा, हमारा n+1 आ जाएगा। और ये 1/n+1 पहले से ही है, ये रहेगा n/1/n+1। अब इंटू इसका क्या आ जाएगा, n+1 यहाँ पे हम लोग रखेंगे n की जगह पे n+1। और क्या होता है, n के जगह पे हम लोग रख लिए यहाँ पे इतना इंटू एक्स, ऊपर क्या है n-1, तो n का वैल्यू हम रखेंगे n+1
और -1, तो ये माइनस प्लस कट गया, तो अब en+1 से n+1 कट गया, तो हमको क्या मिल गया, x⁴n केवल बचा। तो देखिए x⁴n हमारा रिजल्ट आया है। तो आप इसको देखेंगे सॉल्व करके तो पाएंगे कि जो हम लोग डेरिवेटिव्स किए हैं, डिफरेंशिएशन में जो हम लोग किए हैं, वही डिफरेंशिएशन को ही हम लोग क्या मिलता है जो। अब इसी का जब हम लोग उल्टा करते हैं x⁴n का, तो x⁴n का हमारा क्या इंटीग्रेशन होता है, सेम वही जो हम लेकर चले थे यहाँ से, x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1, केवल ऐड में एक हमारा कांस्टेंट होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसको कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे गौर करने लायक है कि यहाँ n का वैल्यू हमारा -1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर n का वैल्यू यदि हम -1 देते हैं तो -1 + 1 ये क्या बन जाएगा, 0। तो 0 अगर आ जाता है तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, ये डिफाइन ही नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में n का वैल्यू यहाँ -1 नहीं आना चाहिए। क्लियर है। अब dx/dx कट करके ऐसे भी 1 होता है। चलिए ठीक है, अब फार्मूला पे भी अगर करेंगे x⁴n से, तो यहाँ पे हमारा 1 पावर है, तो 1 पावर के हिसाब से आप करके इस पर भी देख सकते हैं 1 ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अब sin x का हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हैं, क्या आता है cos x। जब cos x को हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर हमको आ जाएगा sin x आ गया प्लस कांस्टेंट c। इसी तरह से cos में करेंगे तो -cos x। एक्चुअली हम माइनस इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पे आपको सुविधा हो, नहीं तो आप माइनस नहीं करके cos का अगर हम करेंगे डिफ्रेंशिएट तो -sin x आ जाएगा ये। तो -sin x को भी यहाँ पे हम रखेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा वही जो यहाँ लेके चलेंगे। तो ठीक है, तो -cos का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो हमको मिलेगा प्लस में sin x, और sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको -cos x आ जाएगा। तो इस तरह से बाकी फार्मूला को भी आप देख लीजिए। और याद करने के लिए आपको थोड़ा बता दें हम कि सुविधा है कि पेरेंट्स अगर कहीं हमारा 6 रेशियो है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, हम लोग साइन कॉस टेन में 6 रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, साइन कॉस टेन, और तीनों का अपोजिट जो होता है कोसेक, सेक और कॉट, तो तीनों 6 होता है। तो 6 में सबसे पेरेंट्स मेन माना गया है, साइन एक्स को हम लोग पेरेंट्स रेशियो कहते हैं एक तरह से। तो इसका जो इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस मिलता है, और ठीक इसका अपोजिट कर दीजिए तो अपोजिट क्या होता है साइन का, कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं यहाँ पे मिल रहा है हमको फार्मूला में, लेकिन कोसेक स्क्वायर एक्स का मिल रहा है। तो साइन का जब माइनस मिला तो कोसेक स्क्वायर का भी हमको माइनस में ही मिलेगा, और कोटेक्स मिलता है। तो 3 में माइनस मिलेगा और 3 में प्लस में रिजल्ट हमको मिलता है। तो आपको याद करने में सुविधा होगा कि साइन का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस में, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का स्क्वायर का जब करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस में, और फिर कोसेक से रिलेटेड एक और है कोसेक्स इंटू कोटेक्स, इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये भी आता है माइनस में, और बाकी 3 का देखेंगे हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो प्लस में मिलता है। क्लियर है। तो आपको याद करने में इससे सुविधा होगा। तो ये हमारा लगभग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ये आ गया। अब इसका नेक्स्ट है आगे में हम लोग इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का ये हम देखेंगे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका फार्मूला को थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक का इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का देखते हैं डेरिवेटिव और उसका इंटीग्रल्स। तो साइन इन्वर्स एक्स का देखिए डिफरेंशिएट हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/1 - x² का होल रूट होता है। सेम इसका अपोजिट हम करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन का यहाँ से करेंगे तो मिलता है हमको -cos इन्वर्स एक्स। देखिए साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 - x²। तो सेम इसका अपोजिट जब हम करेंगे तो इसका हमको एंटी डेरिवेटिव का हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स, और एंटी डेरिवेटिव तो समझ रहे हैं कि इसको इंटीग्रल्स भी कहते हैं हम लोग,
और प्रिमिटिव भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर हम ये डी माइनस कोस इनवर्स एक्स का जब हम करेंगे डिफरेंशिएट तो हमको ये रिजल्ट आता है, और इसका अगेन जब हम इंटीग्रल्स निकालेंगे तो हमको माइनस कोस इनवर्स फिर वापस आ जाते हैं उसी फंक्शन में। टेन इनवर्स एक्स से जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फिर टेन इनवर्स एक्स मिल जाएगा, और प्लस कांस्टेंट सब में देते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से माइनस कोट इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इतना का होता है माइनस कोट इनवर्स एक्स। सेम सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेरिवेटिव, और इसका एंटी डेरिवेटिव हम जब इसका निकालेंगे तो फिर अगेन हमको आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और माइनस कोस इनवर्स एक्स का जब निकालेंगे तो हमारा डेरिवेटिव आ गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका एंटी डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी कांस्टेंट। तो ये इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का हमारा डेरिवेटिव देखे, डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव को भी देखे, तो ठीक है। अब इसको में 2-3 और फार्मूला है उसको भी हम दे दे रहे हैं, और उसको बाद आप लोग रिवीजन करिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखिए 3 और है फार्मूला में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये बड़ा प्यारा फंक्शन है। e टू द पावर एक्स का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो e टू द पावर एक्स ही मिलता है, कोई चेंज नहीं है इसमें। सेम इसी तरह से जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो भी हमको कोई चेंज नहीं मिलता है, e टू द पावर एक्स ही मिलता है, इसमें कोई मेहनत नहीं करना है, प्लस कांस्टेंट c। इसी तरह से नेक्स्ट है log x का। तो log का हमेशा ध्यान रखिएगा कि log में हमेशा mod x का हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, क्योंकि इसका इसमें क्या होता है, mod का मतलब हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये निगेटिव में नहीं आता है। तो log mod x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और 1/x का जब हम इसका अपोजिट करेंगे तो वो एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log mod x प्लस कांस्टेंट c। और अगला है ये 15 था ना, 15 होगा ना, ये 10, 5, 15 और ये 16, 17। तो ये नेक्स्ट है कि हमारा डी ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई इसका log a, यहाँ पे कांस्टेंट है हमारा। तो जब हम इसका a टू द पावर x का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है रिजल्ट, हमको a टू द पावर x ही मिलता है, ठीक है। और a टू द पावर x को जब हम लोग एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, a टू द पावर x और डिवाइडेड बाई log a, ये जो कांस्टेंट था वो आ जाता है प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लगभग सभी फार्मूला करीब करीब आ गया, और बाकी कुछ अगर छूटा होगा तो हम लोग वो जब बनाएंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तब उसमें फ्री हो जाएगा तो बताएंगे आगे। तो इसको आप लोग बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आगे आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में दिक्कत ना आए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और बाकी सब लोग अपना कोरोना काल में अपना सेहत का ख्याल रखें, खुद भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी, दूसरे को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।